नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में जन शिकायतों के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि 30 दिनों से अधिक लंबे शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष या सचिव की अनुमति के किसी भी शिकायत को फोर्स क्लोज ना किया जाए, और यदि बिना पर्याप्त कार्रवाई की शिकायत को बंद किया गया तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हेल्पलाइन जनता के विश्वास का महत्वपूर्ण माध्यम है और इसलिए हर शिकायत का समाधान संतोषजनक होना चाहिए। अधिकारियों को नियमित समीक्षा बैठकें करने, शिकायतकर्ताओं से संवाद बढ़ाने और फीडबैक लेने के निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि व्यवस्था और भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग के द्वारा तय की गई आगामी 5 वर्षों के कार्यों से संबंधित मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया है। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा आगामी 5 वर्षों के विजन पर आधारित मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया जाना सराहनीय पहल है और यह पुस्तिका राज्य में बुनियादी ढांचे को विकसित करने, सशक्त और सुरक्षित तो वहीं भविष्य को भी सुनिश्चित करने के लिए मार्ग को प्रदर्शित करेगी। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में विकास की संभावनाओं और विकसित भारत 2047 के संकल्पों को पूरा करने के लिए यह मास्टर प्लान और ये जो पुस्तिका है वो बेहद ही अहम भूमिका निभाएगी। और जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है और ऐसे में पर्यटकों की आवश्यकताओं को देखते हुए हम विकास के कार्यों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से स्थानीय उत्पादों के प्रसार को लेकर अब चर्चाओं में आ गए हैं, जहां उन्होंने अपने आवास पर एक खास आयोजन किया और जिसमें मीडिया को भी आमंत्रित किया गया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता रहा है, लेकिन अब तराई क्षेत्र के तरबूज और खरबूज के साथ साथ खीरा और ककड़ी जैसे उत्पादों को भी प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही साथ मेहमानों को पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों को भी परोसा गया। उनका उद्देश्य स्थानीय किसानों और उत्पादों को नई पहचान दिलाना रहा। छवि जी जो है इन्होंने, मैंने कहा कभी कभी मौसम के जो सौगातें हैं उनको भी याद करना चाहिए और उस बहाने अपने दोस्तों को, शुभचिंतकों को याद करना चाहिए। तो बल्कि कई लोगों की शिकायत थी, विशेष तौर पर जब कभी मैं इधर जाता था बालावाला इधर की तरफ जो है मोहन राव की तरफ, तो वहाँ लोग मुझसे शिकायत करते थे कि साहब आपने हमारे खरबूज तरबूज पैदा करने का तो इंतज़ाम तो किया, हम कितनी ककड़ियाँ ये सब पैदा करते हैं, भुट्टे पैदा करते हैं, आप कभी, मैंने कहा भाई भुट्टू की बात तो मैं करता हूँ, बोले नहीं आपने कभी हमारी खरबूज तरबूज की बात नहीं कही। तो मैंने ये सोचा कि मुझे खरबूज तरबूज की उनकी बात करनी चाहिए, इसलिए खरबूज तरबूज की बात करने के लिए है। लेकिन इसके साथ जो है वो और भी जो चर्चित व्यंजन हैं और जो होने चाहिए, जैसे बड़े नींबू का आपको रस पिलाया जा रहा है। बुरांस का तो प्रसिद्ध है ही है, लेकिन जो बड़े नींबू का रस है वो देखिए, उसका स्वाद आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कितना पी लूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजियों का नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के एक वायरल वीडियो ने अब हलचल को तेज कर दिया है। और जहां कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव के संदर्भ में पूर्व अध्यक्ष बेला तोलिया
पर टिप्पणी करते हुए उनकी प्रतिद्वंदी की तारीफ कर दी है और इस बयान से बेला तोलिया का समर्थनों को जो समर्थक है उनके उनमें नाराजगी बढ़ गई है। तो वही समर्थकों का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंचों पर निष्कासित नेताओं को तवज्जो दे रहे हैं और अपने ही समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा रहे हैं। उनका आरोप यह भी है कि इस तरह की बयानबाजी से संगठन कमजोर हो सकता है और इसका असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। मुझे भी व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा ये वीडियो देखने को मिली और ये बहुत दुखद विषय है और चिंता का विषय है कि एक निष्कासित व्यक्ति, मुझे लगता है कि वर्तमान में भी वो निष्कासित ही होंगे। मुझे भी व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा ये वीडियो देखने को मिली और ये बहुत दुखद विषय है और चिंता का विषय है कि एक निष्कासित व्यक्ति, मुझे लगता है कि वर्तमान में भी वो निष्कासित ही होंगे भाजपा से। तो मुझे दुख इस बात का है कि जो अपने को संगठन पार्टी कहती है उसमें एक निष्कासित व्यक्ति के लिए एक वरिष्ठ व्यक्ति जो कि मेरे पूजनीय भी है और मेरे आदर्श भी है, उनके द्वारा जो कहा गया उसके लिए मुझे बहुत दुख है और मैं इस प्रकार के बयानों के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के बयान कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति ना दे, जिससे कि निष्कासित व्यक्तियों का मनोबल बढ़े। और भाजपा एक अनुशासित पार्टी है जिसके संगठन की देश विदेश में चर्चा होती है। इस प्रकार के बयान निष्कासित लोगों का मनोबल बढ़ाती है। सीनियर नेता का ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। हम इस बयान की निंदा करते हैं। देखिए, जो शख्स निष्कासित किया गया है पार्टी से, आपने उसी के पक्ष में आप बोल रहे हैं और दूसरे को आप बिल्कुल ऐसा वो बता रहे हैं। ये राजनीति के लिए सही नहीं है। भविष्य की राजनीति के लिए इतने सीनियर नेता अगर ऐसा बयान देंगे तो इससे पार्टी के जो और कार्यकर्ता हैं और वो है उनका मनोबल घटेगा, ना कि बढ़ेगा। वो सोचेंगे कि हमने इतनी मेहनत करके हम वहां तक जाते हैं और एक निष्कासित आके फिर बन जाता है और फिर उसी की वाहवाही होती है, हम तो वहीं पे रह जाते हैं। तो इसलिए हमें तो ये बयान सही नहीं लगा इतने सीनियर नेता का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रीतम सिंह ने राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंत्री के उस तर्क को बचकाना और हास्यास्पद करार दिया है जिसमें वन्य जीवों के हमले के लिए महिलाओं का जंगल में लकड़ी लेने जाना मुख्य कारण बताया गया था। उनका कहना है कि इस तरह का बयान न केवल समस्या को सरल बनाकर पेश करता है बल्कि पीड़ितों के प्रति असंवेदनशीलता भी दर्शाता है। खबर ऋषिकेश से है, जहां प्रशासन ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आपको जानकारी देते चलें कि एसडीएम योगेश मेहरा ने इस पर जानकारी दी है कि यात्रा से जुड़े सभी प्रमुख इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए हैं और जहां तीर्थ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे संचालित होने वाले पंजीकरण काउंटर भी स्थापित किए गए हैं और साथ ही साथ मोबाइल पंजीकरण टीमें भी तैनात की गई हैं ताकि किसी भी यात्री को पंजीकरण में परेशानी न हो। और इसके अलावा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान को भी तैयार किया गया है और भीड़ प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और जहां प्रशासन का उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके। ट्रैफिक पुलिस के धाम यात्रा के शुरुआत के क्रम में ऋषिकेश अंतर्गत जो तैयारियां हैं वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यात्रा का पंजीकरण केंद्र रहता है। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में 24 काउंटर यात्रियों के पंजीकरण के लिए 24 आवर फंक्शनल कर दिए गए हैं। इसके अलावा एसबीटी परिसर में हमारे 6 पंजीकरण केंद्र और रहते हैं, उनको भी फंक्शनल किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों को सुविधा के दृष्टिगत या ऐसे यात्री जो आश्रमों में, होटल्स में, धर्मशालाओं में रुकते हैं समूह के तौर पे, उनका यहाँ पर ना आना पड़े, इसके लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी, मोबाइल टीम के माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। यात्रियों के आगमन के क्रम में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग एरिया काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अपना रूट डाइवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है। साथ ही जो ट्रांजिट कैंप और हमारा जो होल्डिंग एरिया है, वहाँ पर जितनी यात्री सुविधाएं हैं, चाहे वो शौचालय की सुविधा हो या बैठने की सुविधा हो, जिसमें जर्मन हैंगर और पैगोडा इत्यादि लगाए गए हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो होल्डिंग एरिया बेसिकली, जैसे कि आपको बताया मैंने कि चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में 4 जर्मन हैंगर लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो होटल, धर्मशाला, आश्रम है, उनकी एक लिस्टिंग जो है वो जिला पर्यटन विकास अधिकारी के द्वारा तैयार कर ली गई है।
खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मानव श्रृंखला कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक माहौल पूरे तरीके से गर्मा गया है। जी हां, इस मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की जबरन भागीदारी को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वह पूरी तरीके से निराधार है और सरकार को बदनाम करने की साजिश भी रची जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग स्व इच्छा से शामिल हुए और जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी मौजूद थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। केवल और केवल कांग्रेस का दुष्प्रचार है। सबने देखा कि बस्तियों के बच्चे जो निर्बल वर्ग से आते हैं उन्हें तो किसी ने कहीं से छुट्टी नहीं कराई। उसके अलावा और स्कूलों कॉलेजों में के उपलक्ष्य में सभी बच्चों के, हमें बहुत से सैकड़ों बच्चों से हम ऐसे मिले जो अपने माँ बाप के साथ केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक झलक देखने के लिए आए थे। और शहर का वातावरण भी अजूबा था। जहां जहां मानव श्रृंखला के रूप में शहरवासी खड़े थे, वहीं वहीं उन सब के लिए पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था स्थानीय लोग करते हुए दिखे, उनका ख्याल रखते हुए दिखे। और बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जिस तरह से उमड़े, तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय था। और उसी चिंता को कांग्रेस ने एक नैरेटिव फिक्स करने की दृष्टि से दुष्प्रचार के रूप में शुरू करा। लेकिन कांग्रेस को हासिल होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि कल मानव श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी का दीदार करने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं थे, उनमें कांग्रेस के वो कार्यकर्ता भी थे जो अपने देश के, अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री के सम्मान में खड़े थे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारा अभिमान है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध से प्रभावित प्रतापनगर के विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और राज्य के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस ने विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है और जहां यह रैली हनुमान चौक से शुरू होकर जिला मुख्यालय तक निकाली गई और जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया। तो वहीं आपको बताते चले कि रैली का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या, विक्रम सिंह नेगी और गणेश गोदियाल ने किया। इस दौरान नेताओं ने क्षेत्र की कई लंबित समस्याओं को उठाया और जिसमें कि डोबरा चांटी पुल से मोटना तक के मार्ग के हॉट मिक्स, तो वहीं प्रतापनगर को पिछड़ा वर्ग व गांगड़ी समुदाय को केंद्रीय ओबीसी में शामिल करने जैसे तमाम मुद्दे इस रैली का हिस्सा रहे। अब खबर मसूरी से है, जहां अधिक सुंदर, व्यवस्थित और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य से अब प्रशासन ने मसूरी में स्कूल से सड़क तक हरियाली नाम के एक नई पहल को शुरू करने की पूरे तरीके से तैयारी कर ली है। और जहां आपको बताते चले कि इसी संबंध में एसडीएम राहुल आनंद की अध्यक्षता में विभिन्न अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को आयोजित किया गया और जिसमें इस योजना का खाका तैयार किया गया है। जानकारी यह भी देते चली कि बैठक में एसडीएम ने सुझाव दिया है कि जिस तरह से स्कूल अपने परिसर को स्वच्छ और हरा भरा रखते हैं, उसी तरह से स्कूलों के बाहर की सड़कों, दीवारों और आसपास के क्षेत्रों को भी आकर्षक बनाया जाए। जहां योजना के तहत 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान को शुरू किया जाएगा और साथ ही साथ स्कूलों की बाहरी दीवारों पर भी आकर्षक पेंटिंग और जो आर्ट वर्क है वो भी देखने को मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले कि ताकि पूरा क्षेत्र हरियाली और कला से सुसज्जित दिखे। और इसके अलावा नगर पालिका के नए ट्रैफिक प्लान के तहत भी कई सड़कों को वन वे बनाने की तैयारी है, जिससे कि पर्यटकों को साफ सुथरे और सुंदर दृश्य मिल सकेंगे। वहीं यह भी जानकारी देते चले कि होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मसूरी की छवि और भी मजबूत और हरी भरी नजर आएगी।
बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जैसे मसूरी के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हमारे यहाँ के सारे रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, तो हम चाहते हैं कि स्कूल्स थोड़ी अभी वो अपने कैंपसेस को बहुत अच्छे से मेंटेन करें। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा आगे बढ़े, एक स्टेप बढ़ाएं, और जो स्कूल के आसपास की पब्लिक एरियाज है, जो रोड किनारे की है, उस एरियाज को ब्यूटीफाई करें, अपने बाउंड्रीज को ब्यूटीफाई करें प्लांटेशन से, म्यूरल से, आर्टिफैक्ट से, जिससे कि मतलब स्कूल्स को भी फायदा हो, उनके लिए भी एक बढ़िया लोगों के सामने की छवि जाएगी और पूरी मसूरी की एक बहुत अच्छी छवि जाएगी। ये सजेशन हमारे मसूरी के लोगों द्वारा ही दिया गया है, तो हम बस उसी में चाहते हैं कि स्कूल से भी हमने ओपिनियंस सीख किया, और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सब कुछ सही रहता है तो 5 जून जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, उस दिन हम चाहेंगे कि इस प्लान का किक ऑफ करें, ताकि पूरी मसूरी का एक सौंदर्यीकरण भी हो सके और स्कूलों को भी एक अच्छा विजिबिलिटी मिल सके। बिल्कुल, जैसा कि हम देखते हैं कई जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे जो हमारे मसूरी के भी कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सर्किट्स हैं, तो ये सारे स्कूल्स उसी महत्वपूर्ण रोड्स पे स्थित हैं। तो टूरिस्ट जब इस सर्किट पे घूमेगा तो उनको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सा उनको दीवार और जो प्लांटेशन से सजी हुई दीवारें मिलेंगी, रोड्स मिलेंगी साफ सुथरी, तो उनके ऊपर भी बहुत एक अच्छी छवि जाएगी मसूरी की। बिल्कुल, नगर पालिका द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जो कि बहुत ही अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है हमें, कि उस हिसाब से हम ट्रैफिक को बहुत स्मूथली मैनेज कर पाएंगे। इसी क्रम में इसको फाइनल करते हुए जब हो पाएगी तो हम एक प्रशासन के तौर पर भी बैठक ली जाएगी ट्रैफिक प्लान की, जिसमें कि और भी अन्य चीजों पर गौर किया जाएगा, जिससे कि मसूरी की आने वाली पर्यटन सीजन में मसूरी की ट्रैफिक थोड़ी स्मूथ हो सके। देखिए, मसूरी पर्वतों की रानी है, उत्तराखंड की शान है, और हम सबकी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। इसी के तहत जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से एक दिन बात हो रही थी कि मसूरी में हम कैसे छोटे छोटे इंटरवेंशंस करके मसूरी को खूबसूरत बना सकें। तो एक दिमाग में बात आई, जब बात करते करते, कि जितने हमारे अच्छे पुराने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जिनकी मसूरी में 150-200 साल पुरानी लेगेसी है, और देश विख्यात के बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं, और ये कैंपसेस बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े कैंपसेस हैं। क्यों ना इनको इन्वॉल्व करके मसूरी की पूरी जो एक टोपोग्राफी है, इसको खूबसूरत बनाया जाए। अगर आप देखें तो मसूरी के एक कोने से शुरू हो जाएं, झड़ी पानी से लेकर वुडस्टॉक स्कूल तक, ओक ग्रुप से लेकर वुडस्टॉक स्कूल तक, और सेंट जॉर्जेस, वाइन बगैलन। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं ऋषिकेश की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। रोडें बना दी, भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उस पर तेज तरीके से काम हो रहा है। बाबा केदार का स्थान जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वो आज फिर से उसका नवनिर्माण हो गया है, पुनर्निर्माण हो गया है, भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। लेकिन अगर हम उससे पहले जाएंगे तो काफी कठिनाइयों की यात्रा होती थी, और आज भी बहुत साधन हो गए, लेकिन वो भगवान को पाने का मार्ग है। इसलिए कहीं यात्रा में कठिनाई आए, कहीं भी यात्रा में रुकना पड़े, तो ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमको और शोधित करने का समय मिल रहा है, और अपने शोधन का समय मिल रहा है। भगवान कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छाई के लिए सब कर रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि सच में ये शिवत्व को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा दिव्य मार्ग है। और जब हम बाबा केदार की शरण में जाते हैं तो मन हमारा स्वयं भक्ति भाव से भर उठता है। जैसा कि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नमामि समीसम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा बीज स्वरूपम। यानी कि हम उस शिव को नमन करते हैं जो मोक्ष स्वरूप है, जो सर्वव्यापक है और समस्त सृष्टि में व्याप्त है, कण कण में जिसका निवास है। यही भावना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और यही आस्था हर कठिनाई को पार करने का हमें शक्ति देती है। और यही विश्वास है कि पूरे देश से भी और पूरी दुनिया से सभी सनातनियों को, सभी धर्म आस्था को मानने वाले लोगों को बार बार देवभूमि आने के लिए उनके मन में प्रेरणा होती है, आकर्षित भगवान उनको करते हैं, भक्ति भाव की ओर ले जाने का काम करते हैं। और हम उत्तराखंड के लोग तो बहुत सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली हैं,
जिनका जन्म देवभूमि में हुआ है, और मैं तो कहता हूं जिनका जन्म हुआ है वो तो सौभाग्यशाली है ही है, और जिनको यहां आने का अवसर मिला है वो भी परम सौभाग्यशाली है। जिस भूमि में कण कण में भगवान का वास होता है, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम सबको यात्रा का संयोजन करने का अवसर मिलता है, और ये यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, बिना बाधा के हो और सुव्यवस्थित और दिव्य हो, ऐसा बनाने का अवसर हम सबको मिला है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। जिन लोगों को भी यात्रा का संयोजन करने का अवसर मिलता है, उसमें हमारे चाहे चार धाम रोटेशन वाले हों, जिन्होंने यहाँ किया, शास्त्री जी से लेकर, नेगी जी से लेकर, भारद्वाज जी से लेकर, मनोज ध्यानी से लेकर, सब जो भी संयोजन कर रहे हैं, संयोजन आप सब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो आप लोग आगे बैठे हैं आप संयोजन नहीं कर रहे। ये प्रतिनिधि है, इसलिए मैंने इनका नाम लिया, इन्हीं के नाम में आपका नाम भी समाहित हो गया। क्यों बाबा जी, ठीक है? तो इसलिए भाइयों बहनों, ये चारधाम यात्रा हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होने के साथ साथ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति देती है, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। और जैसा अभी यहाँ बता रहे थे सब लोग, माँ गंगा के आशीर्वाद से हर वर्ष हमारे नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आने वाले भक्त, आने वाले श्रद्धालु, हर वर्ष उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और मुझे विश्वास है कि जैसे हर वर्ष ये यात्रा नया आयाम स्थापित कर रही है, इस वर्ष भी एक नया आयाम स्थापित करेगी। और हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, और हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमारे सभी यात्री, उनकी यात्रा सुरक्षित हो और सकुशल हो। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इसलिए मैं लगातार स्वयं जितनी तैयारियां हैं, उन सभी तैयारियों की मैं स्वयं लगातार समीक्षा करता हूं। जैसे ही यात्रा 2025 की समाप्त हुई, उसके बाद लगातार अनेक बैठकें करके, अनेक समीक्षाएं करके यात्रा की तैयारियों को आगे बढ़ाया है। अभी 2 दिन पहले ही मैं रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्त काशी तक सड़क मार्ग को देखते हुए भी गए कि सड़क में कहीं काम होना है, कहीं पैच वर्क होने, गड्ढे हैं या सड़क खराब है, उसको ठीक करना है। अन्य व्यवस्थाएं, क्योंकि पिछले वर्ष आपदा काफी रही, आपदा के बाद नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का काम कितना हुआ है। तो भाइयों बहनों, ये यात्रा सच में ये भगवान की प्राप्ति का एक बड़ा मार्ग है, जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी और जो यात्रा का संयोजन कर रहे हैं उनके लिए भी। अभी शास्त्री जी कह रहे थे मुझे कि मैं दूसरी बार आया हूँ, हालांकि उन्होंने बाद में ठीक कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, मुझे ध्यान है 2021 में 4 जुलाई 2021 को मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, और जब से लेकर तब से लेकर अब तक जितनी बार आप लोगों ने मुझे यात्रा के संबंध में यहाँ बुलाया होगा या आपने सूचना दी होगी, मैंने एक बार भी नागा नहीं किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार मैं जाऊँ, क्योंकि तो भगवान का काम है, ये देव का काम है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हर तरीके से यात्रा का अच्छा संचालन हो, हमारे सभी श्रद्धालु सम्मानजनक और दिव्य अनुभव उनको प्राप्त हो। हम चाहते हैं कि जब हमारे श्रद्धालु, सभी भक्तगण यहां से लौटकर अपने घर पहुंचे। तो आप ऋषिकेश से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने चारधाम यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।